इन्फॉर्मेशन कल मैंने चर्चा कर ली थी बेटा जनरल इन्फॉर्मेशन की, विद्युतीय गुणों, है ना। और विद्युतीय गुण हमारे पास 3 थे, है ना। उनके किसके आधार पर, ठोसों जो चालकता के आधार पर हमने इसको जो 3 प्रकार से बांटा था। एक चालक होते हैं, दूसरा हमारे पास विद्युत रोधी होते हैं और तीसरे अर्धचालक होते हैं। ये 3 प्रकार के हमारे पास विद्युतीय गुण होते हैं, है ना। चालकता के आधार पर हमने इनको 3 प्रकार के ठोस माने, है ना। और इसके लिए हमारे पास एक सिद्धांत जो है यहाँ पर है, जो क्या दिखाता है कि धातुओं में विद्युत का चालन किस प्रकार से होता है। ठीक है ना, माने जो धातु है उनमें विद्युत धारा का प्रभाव कैसे होता है, ये मान के चलिए, है ना। उनका चालन कैसे हो सकता है। तो पहले ये क्या कहता है कि जो चालक है, चालक में जो विद्युत धारा है वो किसके माध्यम से बहती है। एक तो इलेक्ट्रॉनों के और आयनों के द्वारा गमन करती है। जो ये हमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा कि जो कोई भी चालक है, मान लो कोई चालक तार है और उसमें यदि हम विद्युत धारा देखते हैं तो विद्युत धारा बहने के 2 कारण है ना। किसके कारण बह सकती है, या तो इलेक्ट्रॉनों के कारण, देखो किसके कारण हो सकती है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। विद्युत धारा किसके द्वारा बह सकती है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, या फिर आयनों के द्वारा। यदि आयन भी होंगे तो उसमें भी विद्युत धारा बहेगी। जिसे कभी हम कह सकते हैं यदि हम NaCl हमारे पास है ठोस अवस्था में, है ना, लेकिन यदि वो गलित अवस्था ठोस अवस्था में है तो इसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी। लेकिन जब हम इसको गलित अवस्था में लाते हैं तो इसमें विद्युत धारा का प्रभाव होता है, वहां पर क्या होता है, आयन होता है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा का जो हमारे पास क्या होगा, या विद्युत चालन है वो इलेक्ट्रॉन और आयनों के द्वारा होता है ना। चालकों में विद्युत का चालन जो है किसके द्वारा हो सकता है, 2 चीजें हमारे पास है, तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होगा या किसके द्वारा होगा, आयनों के द्वारा होगा। इनके द्वारा उस विद्युत का चालन होता है। दूसरा इसमें देखो, जो धात्विक चालक है पहले संवर्ग में इलेक्ट्रॉन द्वारा चालन और विद्युत अपघट्य के संवर्ग में क्या होगा, आयनों के द्वारा चालन। 2 प्रकार के यहाँ पर हम कह सकते हैं। यदि क्या होगा, चालक होगा, जैसे सपोज हमने कहा एक बिजली का तार है ना, क्या है, बिजली का तार है या तांबे का तार है। तांबे के तार में भी विद्युत धारा प्रवाहित है ना, तांबे का तार। तो इसमें चालन चालन किसके द्वारा होगा, माना हमने बेटा किसी एक तार लिया और उसमें चालन किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा या आयनों के द्वारा, आप लोग बताओगे। माना जी एक, हाँ इलेक्ट्रॉनों के। बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, है ना। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके द्वारा चालन होगा। यदि हम क्या करते हैं, बिजली के जो तार हैं उनमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है एक जगह से दूसरी जगह, या उसमें जो चालन करता है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के द्वारा करते हैं। जैसे हमारे घरों में बिजली आती है तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आती है, ठीक है ना। दूसरा, यदि हम विद्युत अपघट्य लेते हैं, विद्युत अपघट्य क्या होता है, किसी को मालूम है बेटा विद्युत अपघट्य, कोई जानता है विद्युत अपघट्य के बारे में। चलो नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, विद्युत के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ, पदार्थों में भी होती है ना, विद्युत अपघट्य, ठीक है ना। विद्युत के द्वारा अपघटित होने वाला, जैसे मान सपोज हमने क्या लिए लिया, NaCl लिया, ठीक है ना, और इसको क्या किया, पानी में डाल दिया, ठीक है ना। अब क्या हो गया, वो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा। लेकिन ये विद्युत के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ है ना। विद्युत जैसे हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे 2 भागों में आएगा, एक Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फॉर्म। तो ये कहता है कि जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है, ठीक है ना, इनमें जो है, जो विद्युत धारा का चालन होता है वो किसके द्वारा होता है, आयनों। बिल्कुल यहाँ पर आयनों के द्वारा, ठीक है ना। जो आयन्स होते हैं उनके द्वारा चालन होता है। तो हमें 2 चीजों का ध्यान रखना, जो सिंपल तार है घरों में, बिजली के तार हैं या किसी धातु के तार हैं, ठीक है ना, उनसे यदि विद्युत धारा बहती है तो वो इलेक्ट्रॉन के रूप में, और यदि कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसके द्वारा यदि क्या होता है, चालन होता है, तो उसे कहते हैं आयनों के द्वारा हो सकता है। तो 2 प्रकार से हम समझ गए होंगे कि विद्युत धारा का चालन कितने प्रकार से हो सकता है, 2 प्रकार से, है ना। एक तो आयनों के द्वारा हो सकता है और दूसरा
इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन है बेटा इसमें, ये कहता है कि गलित धातु ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करती है। जो धातुएं होती है ठोस अवस्था में भी रहती हैं और गलित अवस्था में भी चालन करती है, जो धातुएं होंगी, है ना। धातुओं की चालकता प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। जितने ज्यादा क्या होंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ज्यादा उसमें क्या होगी, चालकता का गुण होगा। ये कुछ इंफॉर्मेशन है इससे संबंधित, है ना। देखो उसके बाद कहता है कि धातु परमाणुओं के परमाणुक कक्षकों और आणविक कक्षक बनते हैं और जिनकी ऊर्जा इतनी आसपास होती है कि वे बैंड बना लेते हैं। ठीक है ना, ये दो प्रकार की चीज बनाते बेटे, जो धातु होते हैं परमाणु के परमाणुक कक्षकों से आणविक कक्षक बनते हैं। ठीक है ना, जो परमाणुक कक्षक होते हैं उनसे क्या बनते हैं, आणविक कक्षक बनते हैं। इसके बारे में हम जो 11वीं में हमने पढ़ा था कि जो परमाणुक कक्षक है उनसे आणविक कक्षक कैसे बनते होंगे। ठीक है, जब हमने एमओटी पढ़ी थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना, उसमें परमाणु कक्षक ऐसे दो हमने क्या लिए थे, एक ऐसे यहाँ लिया था, एक ऐसे यहाँ लिया था, है ना, इस टाइप से लिए थे। और इन दोनों ने मिल करके क्या बनाया था, एक कक्षक बनाया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया था, है ना। दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, तो ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। ये एटॉमिक ऑर्बिटल था और एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये देखो परमाणुक कक्षक से क्या बनेंगे, आणविक कक्षक बनते हैं, है ना, जिनकी ऊर्जा क्या होती है, पास पास होती है, और वे क्या बना लेते हैं, बैंड बना लेते हैं। अब यहाँ दो प्रकार के बैंड इन्होंने बना दिए। कितने प्रकार के बैंड बने बेटा, तो है ना, एक होता है पूरी बैंड जो पूरा भरा हुआ है, और एक होता है रिक्त बैंड। यहाँ देखो दो बैंड बना दी, एक खाली है और एक क्या पूरा भरा हुआ है। ठीक है ना, इन दो बैंडों के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने इनको क्या किया, चालकता विद्युत चालन को समझाया, है ना, और इनके जो बैंड होंगे बना लेते हैं। ये कहता है देखो, यदि यह बैंड आंशिक रूप से भरा हो अथवा यह एक उच्च ऊर्जा वाले रिक्त चालकता बैंड के साथ अतिव्यापित करता हो, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रभावित हो सकते हैं, जिसे क्या कह सकते हैं, धातु की चालकता को दर्शाया गया है। देखो जो धातु होते हैं उनमें विद्युत की चालकता सबसे अधिक होती है। ठीक है, विद्युत धारा अच्छी तरह से प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा अच्छी प्रवाहित होने का कारण क्या है, वो कहता है कि यदि बैंड आंशिक रूप से भरा हो, देखो जैसे ये है ना बैंड, ये आंशिक रूप से भरा हुआ, दो ये बैंड है ना आंशिक रूप से भरा रखा है। ठीक है, एक तो कंडीशन ही होगी आंशिक रूप से भरा हो, अथवा यह एक उच्च ऊर्जा वाले रिक्त चालकता बैंड के साथ अतिव्यापन हो। देखो ये पूरा भर तो रखा है, लेकिन एक जो रिक्त है खाली वाला है, उस खाली वाले के साथ ये अतिव्यापित हो रखा हो, अतिव्यापित में ओवरलैप हो रखा हो। देखो इसके ऊपर आ गया, जैसे माना हम सपोज एक बैंड ये लेते हैं, है ना, और इस बैंड के ऊपर दूसरा बैंड ऐसे आ जाए, इसको बोलते हैं बेटा अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। एक बैंड है और इस बैंड के ऊपर दूसरा बैंड आ जाए तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब हो गया अतिव्यापन, ये अतिव्यापन हो गया। अतिव्यापन को समझना होगा, है ना। तो एक बैंड था यहाँ पर जो भरा हुआ था, और जो दूसरा बैंड है वो उसके ऊपर क्या हो रखा है, अतिव्यापित हो रखा है ना, ओवरलैप हो रखा है। तो इस दो कंडीशन में क्या होगा, देखो दो कंडीशन कह रहा है वो धातु के लिए, किसके लिए, धातु के लिए दो कंडीशन। ये कहता है कि यदि बैंड आंशिक रूप से भरा हो, जैसे ये आंशिक रूप से भर रखा है, ठीक है ना, या अथवा कह सकता है, कह रहा है कि यह उच्च ऊर्जा वाले रिक्त रिक्त चालकता बैंड के साथ अतिव्यापन हो। ये उच्च चालकता वाला है लेकिन रिक्त बैंड के साथ क्या हो रखा हो, अतिव्यापित हो रखा हो। ठीक है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से, क्योंकि एक तो रिक्त बैंड है, जैसे देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, तुरंत जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना, रिक्त बैंड में। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आसानी से जाएगा क्योंकि ओवरलैप हो रखा है एक दूसरे के ऊपर, है ना, इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रभावित हो सकते हैं।
यहाँ भरे हुए से खाली जगहों पर इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं। तो ये है धातु की कंडीशन। धातु में इसलिए सबसे ज्यादा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, माना आपके पास कोई तार है और गलती से आपने उस नंगे तार को क्या कर दिया, बिजली से टच कर दिया, तो आपको तुरंत करंट लगेगा। क्यों लगा? क्योंकि उसमें या तो फिर इस प्रकार का बैंड बना होगा या ऐसा बना होगा। तो धातु है, ठीक है ना। चाहे सोना हो, चांदी हो, ठीक है ना, इनकी छड़ को सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या है? धातु है ना। एल्युमिनियम हो गया, ठीक है ना, आयरन हो गया, ये सब के सब धातुएं हैं, ठीक है ना। कॉपर हो गया। इनकी यदि छड़ आप गलती से यदि बिजली के तार कहीं टच करवाते हो तो आप पे करंट लगेगा। क्यों? और तेजी से लगेगा। उसका कारण है क्योंकि इनमें क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, और आंशिक बैंड भरा होगा, या तो आंशिक रूप से भरा होगा, या फिर क्या होगा, इस प्रकार से ओवरलैप बैंड होगा। तो वो धातु के लिए, ठीक है। दूसरा देखो, अब जो दूसरा है वो है विद्युत रोधी के लिए, है ना, अचालक जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है ना। इसमें क्या होता होगा ऐसा कि विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही, है ना। इसमें विद्युत धारा का प्रवाहित न होने का कारण क्या होगा? तो ये कहता है, देखो, यदि पूरित संयोजक बैंड, ये है बेटा, तो पूरित संयोजक बैंड ये है जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं, है ना, एवं आगामी उच्च रिक्त बैंड के मध्य अंतराल अधिक होता है। ये देखो, ये उच्च जो रिक्त है बैंड, ये रिक्त बैंड है, इनके बीच का जो गैप है ना, अधिक है, बहुत अधिक है, उच्चतम, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं लांग सकते हैं, और ऐसे पदार्थ को चालकता बहुत कम होती है, तथा यह एक विद्युत रोधी के समान व्यवहार करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, ये जो पूरित चालक बैंड है और जो रिक्त बैंड है, इनके बीच बहुत ज्यादा गैप है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर पा रहे हैं। जब जंप नहीं कर पा रहे हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, चालन नहीं होगा। इसमें तो आसानी से जुड़ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पहुंच जा रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं जा पा रहे, यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहे। तो इसके कारण क्या है, ये अचालक है, इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है ना। यदि होगी तो बहुत कम होगी, जो एक आध इलेक्ट्रॉन जंप कर पाए तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, ये एक पदार्थ क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं। ये दो बैंड है, एक रिक्त बैंड है और एक पूरित बैंड है। पूरित बैंड यदि आंशिक रूप से खाली है तो तब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, एक ओवरलैप हो रखे हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये दोनों कंडीशन धातुओं में होती है। और देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि पूरित बैंड और रिक्त बैंड में बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा ये है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर पाएंगे, जंप नहीं कर पाएंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये कुछ कारण थे जो क्या है, विद्युत रोधी के समान हो, है ना। विद्युत रोधी हम इसको कह सकते हैं या अचालक कह सकते हैं। तीसरा बैंड देखो, तीसरा हमारे पास देखो, तीसरा है अर्धचालक। ये है बेटा अर्धचालक। ये क्या कहता है कि अर्धचालकों में, ये आएगा आपके पास बैंड सिद्धांत लिखिए, है ना। अर्धचालकों में संयोजक बैंड, ये कौन सा है, संयोजक बैंड है, एवं चालक बैंड, दो बैंड है, ये संयोजक बैंड है एक और चालक बैंड है, एवं चालक बैंड के मध्य अंतराल कम होता है। ये देखो, ये हमारे पास पूरित बैंड है और ये क्या है, रिक्त बैंड है। इनके बीच जो ऊर्जा का अंतराल है बहुत कम है ना। एक संयोजक बैंड है और दूसरा चालक बैंड है, चालक बैंड है, संयोजक बैंड है, ठीक है ना। तो अंतराल कम होता है, अतः कुछ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चालक बैंड से लांग सकते हैं और अल्प चालकता दिखाते हैं। देखो, इनके बीच गैप है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर लेते हैं, चले जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, ये थोड़ी सी मात्रा में क्या आता है, इसमें चालकता का गुण आता है, अल्प चालकता दिखा सकते हैं, है ना। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अर्धचालक, ठीक है ना। अब देखो बड़े, ये तीन कंडीशन थी जो हमने क्या किया, इसके आधार पर समझा, चालक बैंड के आधार पर, ठीक, समझ में आ गया। यदि वो आंशिक रूप से भरा हुआ है तब विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित होगी,
ठीक है ना, ये बहुत आसानी से प्रभावित होगी। ये ओवरलैपिंग हो रखा तभी विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। इनके बीच गैप बहुत अधिक है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से पूरित बैंड से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप नहीं कर पाए, रिक्त बैंड में जंप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अर्धचालक वाली कंडीशन में क्या है, इनके बीच गैप है लेकिन थोड़ा कम अंतराल है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ जंप कर लेते हैं, और उसके कारण क्या होता है, इसमें थोड़ी सी क्या आता है, विद्युतीय गुण आ जाता है, और इसको कहा जाता है बैंड सिद्धांत। ये तीनों के तीनों आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे कि किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें क्या है, जब ये हमने चालकता सिद्धांत पढ़ लिया, अब इसमें कुछ परिवर्तन है। जैसे कहता है देखो, ताप बढ़ाने पर, यदि हमने ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालकों में विद्युत चालकता बढ़ती है, क्योंकि अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन का चालक बैंड में जा सकते हैं। देखो यदि हमने क्या किया, मान लीजिए सपोज हमने क्या किया, ताप बढ़ाया, तो ताप बढ़ाने से क्या हुआ, जब हम ताप बढ़ाएंगे तो इस बैंड से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी और वो अधिक से अधिक यहाँ जंप कर लेंगे, कहाँ, रिक्त बैंड में। और जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पूरित बैंड से रिक्त बैंड में ज्यादा जाने लगेंगे तो क्या होगा, चालकता अधिक होगी, है ना। ताप बढ़ाने पर विद्युत चालकता क्या होगी, बढ़ने लग जाएगी, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि जैसे ताप मिलेगा तो ताप से ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जंप ज्यादा मात्रा में करेंगे। तो एक चीज तो इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, कि ताप बढ़ाने पर क्या होगी, विद्युत की चालकता बढ़ती है, और उसका कारण क्या है बेटा, कोई बता सकता है क्यों बढ़ रही होगी, जब हम ताप बढ़ा रहे हैं तो चालकता क्यों बढ़ रही होगी, बताओ, कोई बताएगा। बताओ बच्चों। इलेक्ट्रॉन चल जब हम ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊर्जा ग्रहण कर लेगा, उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ से पूरित बैंड से रिक्त बैंड में जंप करने लगेगा, और जिससे क्या होगा, चालकता का गुण बढ़ेगा। ठीक है, अब दो और है इसमें बेटा, देखो एक तो है सिलिकॉन, ठीक है ना, एक लाइन और है, देखो सिलिकॉन एवं जर्मेनियम, ये जर्मेनियम है बेटा, है ना, जर्मेनियम है, जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम है ना, जर्मेनियम जैसे पदार्थ इस प्रकार का क्या है, व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। दो हमारे पास अर्धचालक बहुत इंपॉर्टेंट चालक है, एक तो सिलिकॉन का बना होता है और दूसरा जर्मेनियम, जो क्या है, किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, अर्धचालक का व्यवहार, है ना। देखो जैसे पदार्थ इस प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, ये वाला व्यवहार, ठीक है ना, अर्धचालक, इन्हें नैज अर्धचालक कहते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, नैज अर्धचालक। अब नैज अर्धचालक क्या होता है, ठीक है ना, इन नैज अर्धचालक की चालकता व्यवहारिक उपयोग के लिए बहुत ही कम होती है, व्यवहारिक उपयोग के लिए हम इसको बहुत कम करते हैं। ये कहता है कि देखो उचित अशुद्धियों को उपयुक्त मात्रा में मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है, इस विधि को अपमिश्रण कहते हैं, ठीक है ना। अब जो जनरली यदि हम देखेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो अर्धचालकों के रूप में होते हैं, ठीक है ना, यदि हम इसको शुद्ध अवस्था में देखेंगे तो ये दो अर्धचालक है ना, इनको नैज अर्धचालक भी कह सकते हैं। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब हम इनमें, जैसे जर्मेनियम है और सिलिकॉन है, सिलिकॉन का फॉर्मूला ऐसा ही होता है ना, जर्मेनियम जी, तो इनमें यदि हम इनका अर्धचालक बन है हमारे पास, और इनमें क्या कर दें, कुछ अशुद्धियां मिला दें, देखो उचित क्या है, अशुद्धि मिलाने, उपयुक्त मिलाने पर इनकी क्या है, अर्धचालकता बढ़ जाती है। इनमें क्या करते हैं हम, अशुद्धियां मिलाते हैं और उससे क्या हो जाता है, इनकी अर्धचालकता का गुण बढ़ जाता है ना। ये देखो ये क्या कहलाएगा, देखो अपमिश्रण उस अशुद्धि द्वारा किया जा सकता है जो नैज अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम की तुलना में इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन न्यून हो। इसमें अशुद्धि कौन सी मिलाई जाएगी,
या तो इससे ज्यादा वाला ऊर्जा वाला, इलेक्ट्रॉन धनी वाला, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा मात्रा हो। ठीक है ना, सिलिकॉन में क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। या क्या करें, जिसमें इलेक्ट्रॉन इनसे कम हो, इलेक्ट्रॉन न्यून हो। ऐसी अशुद्धियों से उनमें इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। या तो हम क्या करेंगे, किस प्रकार की अशुद्धियां मिलाएंगे, इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन न्यून, और उससे क्या होगा, इसके चालकता का गुण ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, इनको हम क्या कह सकते हैं, नैज अर्धचालक भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं बेटे उनको, नैज अर्धचालक। ये सबकी समझ में आ गया, आगे की नहीं है। चलो आयुष बताओ बेटा, नैज अर्धचालक कौन कौन है। आयुष, नैज अर्धचालक कौन है, उनके नाम बताने। सुषमा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। गुड। अभिषेक नाथ, नैज अर्धचालक कौन है बेटा, अभिषेक नाथ। बोलना पड़ेगा बेटा, बिना बोले हुए कुछ नहीं होगा। दिव्या, नैज, सिलिकॉन, हाँ, सिलिकॉन, जर्मेनियम। जर्मेनियम, क्या है बेटा, जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना। काजल, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जर्मेनियम, है ना। केशव, सर सिलिकॉन और जर्मेनियम। कृष्णा पंडित, सर सिलिकॉन और जर्मेनियम। हाँ, प्रियांशी, प्रियांशी बेटा, सिलिकॉन, जर्मेनियम। राहुल, सर सिलिकॉन और जर्मेनियम। साहिल, सिलिकॉन जर्मेनियम। सुजल, सिलिकॉन जर्मेनियम। शिक्षा सिलिकॉन, जर्मेनियम। और वंदना। सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, मैंने सभी जग रहे हैं ना। चलो ये दोनों है, देखो अब हम क्या करेंगे, दो हमारे पास अर्धचालक है, लेकिन इनमें हम क्या करेंगे, इनकी अर्धचालकता को कैसे बढ़ाएंगे, है ना। ये इनको हम नए अर्धचालक भी कह सकते हैं। और इनकी अर्धचालकता हम कैसे बढ़ाएंगे, तो इसकी अर्धचालकता को बढ़ाने के लिए हमारे पास दो गुण है, दो चीजें हैं। देखो, एक कहता है कि इलेक्ट्रॉन धनी, क्या करना है इसमें, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां मिलानी। चलो मान लीजिए हमने क्या लिया, सिलिकॉन का अर्धचालक लेते हैं। देखो सिलिकॉन का अर्धचालक क्या है बेटा, ऐसा ही ऐसे बना दिया हमने, है ना, सिलिकॉन ये बना दिया। ये हमारे पास क्या है, अर्धचालक के रूप में, ये सिलिकॉन है ना। इस सिलिकॉन इस टाइप से हमने इसका अर्धचालक बना, ठीक है। ये हम इस टाइप से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, ठोस इसी टाइप से तो जुड़े होंगे, ये सिलिकॉन इस टाइप ऐसे जुड़े हैं, है ना। अब हमने क्या करना है, देखो सिलिकॉन या जर्मेनियम, जर्मेनियम भी ऐसे बना सकते हैं, है ना, ऐसे करके ये जुड़े हुए होंगे। सिलिकॉन किस परिवार का तत्व है, किस फैमिली का तत्व है बेटे, अलग अलग फैमिलियां होती हैं, ये किस परिवार का तत्व है, कौन सी फैमिली का तत्व है, कार्बन फैमिली का। ऊपर वाले जो तत्व होते हैं ना, जैसे नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, है ना, अभी तो आप लोग पढ़ोगे चैल्कोजन, है ना, हेलोजन, ठीक है ना, तो इस टाइप के शब्द पढ़ोगे, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर क्या है, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के साथ जो लगे होते हैं उसको नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन के साथ लगे होते हैं कार्बन फैमिली। और कार्बन फैमिली की विशेषता होती है बेटा, इसकी 4 संयोजकता होती है, इसलिए कह रहा था। देखो कार्बन की संयोजकता कितनी, 4, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी, 4 है, ठीक है ना। जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये 4 4 वाली संयोजकता वाली, है ना। ये 14 समूह के वर्ग के तत्व है, 14 समूह के तत्व है, कौन, कार्बन फैमिली। तो देखो ये क्या कहता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम
आवर्त सारणी में 14वें वर्ग के से संबंधित है, यानी कि 14 वर्ग के तत्व है, ठीक है ना। और प्रत्येक में 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है। इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। देखो हमें 4 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, हमने 4 संयोजकता लगा दी है ना। और ये क्या करता है, देखो क्रिस्टलों में इनका प्रत्येक परमाणु अपने निकटस्थ परमाणु के साथ 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। देखो 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। ठीक, क्लियर हो गया बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। जब इसमें देखो ये कहता है अब अशुद्धि मिलाने का समय आ गया है ना। अब अशुद्धियां कैसे, देखो दो ये चीजें तो हमने देख ली है कि ये जर्मेनियम और क्रिस्टल क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, ये आवर्त सारणी के 14 वर्ग के तत्व है, ठीक है ना। इनकी संयोजकता 4 है, ये भी जान लिया, ठीक है ना। ये 4 संयोजकता से जुड़े हुए हैं, ये भी हमें पता लग गया। लेकिन ये कहता है देखो यहाँ पर जब 15वें वर्ग के तत्व जैसे फास्फोरस अथवा आर्सेनिक जिनमें 5 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं को मिश्रित किया जाता है, तो सिलिकॉन क्या और जर्मेनियम क्रिस्टल क्या हो जाते हैं, जालक स्थलों क्या हो जाते हैं, जालक स्थलों में आ जाते हैं। और जो 5वें इलेक्ट्रॉन देखो 5 में से 4 क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का उपयोग 4 सन्निकट सिलिकॉन के साथ 4 सहसंयोजक बंध बनाने में होता है, और 5वां अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, इसमें चालकता में वृद्धि होती है। देखो पहले हमें देखे 15 समूह के तत्व, तो 15 समूह के तत्व कौन कौन है बेटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मित। ये है 15 समूह के तत्व जो आपको याद करने ही है, ठीक है ना। ये क्योंकि आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी, जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है ना। यदि हम 15 समूह के तत्वों को 15 समूह के तत्व इनको इनमें से किसी एक को, कौन कौन से, आर्सेनिक और फास्फोरस, ये दो महत्वपूर्ण है ना। कौन कौन से, आर्सेनिक और फास्फोरस। तो चलो मैं इसमें थोड़ा कलर डिफरेंट कर देता हूँ। देखो हमने लिया यहाँ पर आर्सेनिक, ठीक है ना। इस आर्सेनिक को लेते हैं, इसकी संयोजकता, इसको हमने क्या किया, यहाँ सिलिकॉन को हटा दिया। चलो भाई सिलिकॉन हट जाए, है ना। सिलिकॉन को क्या कर दिया बेटा, यहाँ से हटा दिया। मान लीजिए हमने सिलिकॉन यहाँ से हटा दिया। अब सिलिकॉन हटाने से क्या किया हमने, इसमें क्या किया, इसमें अशुद्धि डाली आर्सेनिक की। तो आर्सेनिक ने 4 बंध तो ये बना दी, 1 2 3 4, ये 4 बना दी। लेकिन इसके पास कितने बंध होते हैं, इसके पास 5 होते हैं, एक बॉन्ड बच गया। और एक बॉन्ड का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो ये क्या है, देखो यहाँ पर 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, देखो 4 इलेक्ट्रॉन का उपयोग 4 सन्निकट सिलिकॉन परमाणु के साथ 4 सहसंयोजक बंध बनाने में होता है। 5वां अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाता है ना, विस्थापनीय होता है ना। विस्थापनीय का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और इससे क्या होता है, चालकता में वृद्धि होती है। चालकता में क्या होगी, वृद्धि होगी, चालकता बढ़ जाएगी, है ना। यहाँ चालकता में वृद्धि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। जो ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है इसके कारण क्या होगी, चालकता में वृद्धि होगी, है ना। और इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि से अपमिश्रित सिलिकॉन में एन प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। यदि हम क्या करें, 14 समूह में 15 समूह के तत्वों की अशुद्धियां मिलाते हैं। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। ये जो हमारे पास 14 समूह के तत्व थे, इसमें हम 15 समूह के तत्वों की अशुद्धि मिलाएं। कौन सी, 15 समूह। यानी कि यदि हम आर्सेनिक और फास्फोरस की अशुद्धियां मिलाएंगे तो इस प्रकार के जो अर्धचालक कहलाएंगे वो कहलाएंगे एन टाइप। ये एन टाइप अर्धचालक है। आपसे पूछा जाता है एन टाइप अर्धचालक क्या होगा, है ना। ये एन टाइप अर्धचालक हुए कौन से वाले, जिसमें क्या हो रहा है, 15 समूह के तत्वों की अशुद्धियां 14 समूह में मिलाई जा रही है, ठीक है ना। और कारण क्या है, उसके 5वां इलेक्ट्रॉन जो क्या है, जिसकी जिससे कुछ नहीं जुड़ा, ये विस्थापित होकर के अलग अलग जगहों पर जाता है और उससे आवेश उत्पन्न कर देता है, और उससे क्या होगा, विद्युत चालकता में वृद्धि आ जाएगी।
तो है इलेक्ट्रॉन धनी। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों को मिलाने से इस प्रकार से कंडीशन हो जाती है। ये सबको समझ में आ गया? ये कहानी सबको समझ में आ गई क्या क्या हुआ इसमें, क्यों ये अर्धचालक का गुण अच्छा हो गया, है ना? पूछूंगा भाई, ठीक है ना? एक या दो दिन में टेस्ट लेना शुरू कर देंगे इसका, ठीक है ना? और ऑफलाइन टेस्ट आप लोग स्कूल में आकर के दे सकते हो, अभी शुरू करेंगे, है ना? हो सकता है सैटरडे को आप लोग आएंगे और उस दिन टेस्ट ले लेंगे। सैटरडे मीन्स कल, ठीक है? इस चैप्टर में से क्या क्या चीजें आप लोगों को याद है, ठीक है, उनको पढ़ना भी। चलो उसके बाद देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। अब तो इलेक्ट्रॉन अधिक वाली अशुद्धियां तो हमने देख ली, अब इलेक्ट्रॉन न्यून वाली अशुद्धि क्या हो सकती है, हमने क्या लेना है अभी। चलो चलो पहले हमने सिलिकॉन का लिया, इस बार जर्मेनियम का लेते हैं, है ना? जर्मेनियम का ये लेते हैं, ये जर्मेनियम ऐसे। और जर्मेनियम भी किस परिवार का तत्व है, बताओ बेटा, कौन बताएगा? सर कार्बन। कार्बन परिवार का तत्व है ना। आप समझ लेना कि इनके परिवार का नाम क्या होता है, उनके ऊपर के जो तत्व होते हैं उसी के आधार पर इसको नाम दिया जाता है। ये जर्मेनियम, ये जर्मेनियम, ठीक है बेटा, ये जर्मेनियम इस प्रकार से जर्मेनियम, है ना, ये जुड़ा होगा। कार्बन फैमिली की क्या विशेषताएं हैं, कार्बन परिवार का जो विशेषताएं हैं उनके पास 4 संयोजकता होता है ना? ये देखो 4 संयोजकता इस प्रकार से, ये जर्मेनियम क्रिस्टल इस वाले में। अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां मिलानी, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो। तो देखो सिलिकॉन, एक तो सिलिकॉन हो गया अथवा जर्मेनियम है, को 13 समूह के तत्वों में, ठीक है ना? जैसे देखो 13 समूह के तत्व, पहले वाले में क्या था 15 समूह के तत्व, इसमें क्या है 13 समूह के तत्व। 13 समूह में कौन से आते हैं, है ना? भिंडी हो गया, आलू हो गया, गोभी हो गया, है ना? इन थैलेन, ठीक है ना, टेलुरी। भिंडी में ऐसे ही कह रहा हूँ याद रखने के लिए, है ना? आपको ये देखो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलुरियम, ये तत्व है बेटे इसके। और इनमें से क्या करते हैं हम, ये देखो, या तो जैसे बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया अथवा गैलियम हो गया, यदि इनमें से हम क्या कर दें, कोई भी अशुद्धि ला करके इनमें मिला दें, कौन से वर्ग की अशुद्धियां हैं, ये है 13 वर्ग की अशुद्धियां, हमने उठा करके 13 वर्ग की अशुद्धियों इसमें मिला दी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास जर्मेनियम, अब हमने क्या किया, इस जर्मेनियम को हटाया और अशुद्धि मिला दी, क्या, ये जर्मेनियम हमने हटा दिया, है ना? यहाँ पर अशुद्धि ला करके कौन से मिला दी, यदि हम अशुद्धि उठा करके, चलो मान लीजिए हमने गैलियम लिया और यहाँ पर हमने गैलियम या एल्युमिनियम लिया, तो एल्युमिनियम के पास यदि देखोगे तो एल्युमिनियम के 3 संयोजकता होती है, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड से तो जुड़ जाएगा लेकिन चौथा बॉन्ड नहीं जुड़ेगा। अब चौथा बॉन्ड नहीं जुड़ेगा तो इस जो जर्मेनियम था इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा, क्योंकि इसका बॉन्ड यहाँ से खत्म हो गया, है ना? बॉन्ड खत्म हो गया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन के बचे रहने से क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा, ये जो है मूवमेंट करने लग गया, गति करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गया। और इसी के कारण क्या होता है बेटा, इसमें जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, देखो देखो 3 सही से, देखो ये कहता है जिनमें से क्या होगा, जिनमें केवल 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह देखो वह स्थान जहां चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन रिक्तिका हो जाती है, वहां पर क्या हो जाती है, रिक्तिका हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन छिद्र कहलाता है। और निकटवर्ती जो क्या होंगे, परमाणु आकर के उस छिद्र में भर जाते हैं, और इस स्थिति में क्या होगा, उसमें अर्धचालकता का गुण बढ़ जाता है, उसमें क्या होगा, अर्धचालकता का गुण बढ़ जाता है, और इसको कहते हैं बेटा पी टाइप, पी प्रकार के अर्धचालक, पी टाइप, है ना? एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक, 2 प्रकार के चालक हमारे पास मिल जाएंगे। और एन टाइप कब होता है, जब 15 समूह के तत्वों को 14 समूह के तत्वों में मिलाया जाता है, अपमिश्रित किया जाता है, अर्धचालकों में मिलाया जाता है। दूसरा क्या है, यदि ना हमारे पास 13 समूह के तत्वों को जब हम क्या करते हैं,
14 समूह के तत्वों में मिलाते हैं अशुद्धि के रूप में, तो ऐसी दशा में हम उसको कह सकते हैं ये होते हैं पी टाइप अर्धचालक। एक एन टाइप अर्धचालक हो गया बेटा, एक पी टाइप अर्धचालक हो गया। ठीक है, तो दो प्रकार के हमारे पास अर्धचालक हो गए। देखो अब ये एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों के बारे में डिटेल। देखो एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों का अनुप्रयोग, यहाँ इनका अनुप्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। जब से अर्धचालक बने बेटा, कि जो सूचना क्रांति है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है ना। नहीं होता, जितने भी हैं ट्रांजिस्टर तो सभी में होते हैं, है ना, तो ये सारे बनते हैं। देखो एन प्रकार और पी प्रकार के जो अर्धचालक हैं, विभिन्न संयोजनों को इलेक्ट्रॉनिक अवयव बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अवयव हैं उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा इसमें डायोड एन प्रकार के और पी प्रकार के अर्धचालकों के संयोजन होते हैं। डायोड हो गया, डायोड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है ना। परिशोधक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जो परिशोधक के रूप में भी हम क्या करते हैं, अर्धचालकों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसमें जो ट्रांजिस्टर एक प्रकार के अर्धचालक की परत को अन्य प्रकार के अर्धचालकों की दो परतों के मध्य देखो सैंडविच का काम करता है ना, उनको जोड़ने का काम करता है। देखो जैसे माना क्या होगा, एनपीएन, अभी आप फिजिक्स में पढ़ोगे इनको, एनपीएन, ठीक है ना। पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टरों और को रेडियो और श्रव्य स्रोतों संकेतों की पहचान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो रेडियो का जो आविष्कार हुआ इन्हीं ट्रांजिस्टरों के आधार पर हुआ, यानी कि एनपीएन, पीएनपी, है ना। तो यहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। देखो सौर सेल एक दक्ष फोटो क्या है, डायोड सेल, जिसका उपयोग क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में किया जाता है। तो जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। कहां पर करते हैं, सौर सेल। जो आपके यहाँ सोलर लाइट होती हैं, सोलर लाइट देखिए आप लोगों ने गाँव में लगी हुई सभी जगह, है ना। तो उसमें जो प्लेटें होती है सिलिकॉन लगाया जाता है उसके ऊपर। तो वो क्या करता है, जो प्रकाश ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार से और देखो जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो बेटा, है ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे के सारे थ्योरी है और उसको आप लोग उपयोग कहाँ पर इसका उपयोग होता है उन जगहों पर हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास ये उपयोग हो जाएंगे इसके कि किस प्रकार से हो सकता है ना। तो ये वाला पार्ट भी हमारा जो क्या होगा विद्युतीय गुण वाला, ये भी कंप्लीट हो गया, है ना। अब इसके बाद बचता कौन सा है, एक लास्ट पोर्शन बचता है इसका, ये है चुंबकीय, ठोसों में चुंबकीय गुण। ठीक है ना, ये जो ठोस है उनमें चुंबकीय जो गुण है कैसे कैसे हो सकता है, ठोसों में चुंबकीय गुण। तो ठोसों में चुंबकीय गुण किस प्रकार से हो सकते हैं बेटा, देखो लास्ट टॉपिक है इसका, ठोसों में चुंबकीय गुण। ठीक है, और चुंबकीय गुण ये 1.10 वाला है, 11 वाला है लास्ट, है ना, ठोसों में। तो इनमें चुंबकीय गुण क्या हो सकते हैं, चुंबकीय गुण तो आप लोग जानते हैं, चुंबकीय गुण जानते हैं क्या होता है चुंबकीय गुण। चुंबक का जैसे गुण आना, चुंबक को देखा आप लोगों ने, चुंबक क्या होता है, अपनी ओर बहुत सारी चीजों को आकर्षित आकर्षित करता करता है। है। हाँ, बहुत सारी चीजों को आकर्षित करता है। और किन को करता होगा, वो धातु वाली चीजों को आकर्षित करता है ना। अपनी ओर आकर्षण करने की जो क्षमता है वो चुंबकीय गुण है। तो देखो ये कहता है कि सभी पदार्थों के साथ कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं, है ना। इन गुणों को की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, जो इलेक्ट्रॉन है उनके कारण ये जो चुंबकीय गुण होते हैं। ठीक है ना, एक परमाणु में क्या होगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जो हमारे पास क्या होगा, जैसे आप लोगों ने जब शुरुआत में पढ़ी होंगी परमाणु की संरचना, तो ऐसे ऐसे करके हमने इलेक्ट्रॉन दिखाए होंगे आप लोगों को। इनमें चुंबकीय गुण होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इन प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों में चुंबकीय गुण होता है।
ठीक है ना, और चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। उसका देखो जैसे माना एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, प्रतिकर्षित करता है। तो इसका मतलब क्या है, इनमें चुंबकीय गुण दो प्रकार के होते हैं, आकर्षण उत्पन्न करना, प्रतिकर्षण उत्पन्न करना, ऐसे होता है ना। तो सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ये देखो उसका चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार की गतियां उत्पन्न करता है। एक क्या करता है, उसकी नाभिक, देखो नाभिक के चारों ओर कक्षा गति, देखो यदि हमने पढ़ा था शुरुआत में कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर ऐसा घूमता है, ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है ना। और दूसरा क्या, एक गति तो नाभिक के चारों ओर, और एक चक्रण वो अपने चारों ओर करता है, ऐसे अपने आप, ठीक है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो उसका देखो दो प्रकार की गति करता है, एक तो नाभिक के चारों ओर और दूसरा अपने अक्ष पर, ठीक है ना। उसका दूसरा अपने अक्ष पर भी के चारों ओर भी चक्रण करता है। तो दो प्रकार का चक्रण करता है इलेक्ट्रॉन, है ना। और चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को पांच भागों में हम बांट सकते हैं। 5 प्रकार हो सकते हैं बेटा इसके। कौन कौन से हो सकते हैं, यदि पहला देखेंगे तो अनुचुंबकीय ठोस, दूसरा होगा प्रतिचुंबकीय ठोस, तीसरा यदि हम देखेंगे लोह चुंबकीय ठोस, और ये चौथा देखेंगे तो प्रतिलोह चुंबकीय ठोस, और लास्ट में देखेंगे फेरी चुंबकीय ठोस। ये हमारे पास 5 प्रकार के ठोस है। किसके आधार पर, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ठोस कितने प्रकार का होता है बेटा, ठोस बताओ, ठोस कितने प्रकार के होते हैं। सर 2 प्रकार। 2 प्रकार के, लेकिन यहाँ तो हमने 5 प्रकार के देख लिए, 1 2 3 4 5। क्यों ऐसा हुआ, वो 2 प्रकार के सर क्या है, चुंबकीय गुणों के आधार पर। बिल्कुल ध्यान रखना है, ठोसों के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं और 5 प्रकार के होते हैं। हम 2 प्रकार कब बोलेंगे और 5 प्रकार कब बोलेंगे, 2 प्रकार तब बोलेंगे जब हम क्या कर रहे हो, उनके जो घटक नियमित और व्यवस्था के आधार पर देखेंगे तो तब 2 प्रकार के होंगे, घटक कणों की व्यवस्था के आधार तब 2 प्रकार के। यदि हम कहें कि चुंबकीय गुणों के आधार पर कहेंगे तो ठोस कितने प्रकार के होंगे, 5 प्रकार के। वो आधार क्या है, कौन सा आधार ले रहे हैं, है ना, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उनको प्रकार बता सकते हैं, ठीक है ना, कि किस आधार पर। तो हमने क्या लिया, संरचना के आधार पर देखा तो 2 प्रकार के हो गए, और जब हमने क्या देखा, उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर देखा तो 5 प्रकार के हो गए। चलो अब पहले एक दो तो समझ ही लेते हैं। पहले है अनुचुंबकीय, जिसको हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है ना। अनुचुंबकीय क्या होता है, इसमें ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। यानी कि क्या होगा, हमने यहाँ चुंबकीय क्षेत्र लिया जहाँ चुंबक है, और हमने क्या किया, एक ठोस पदार्थ लिया लेकिन वो दुर्बल रूप से कम आकर्षित हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो एक ठोस क्या कहलाएंगे, अनुचुंबकीय ठोस कहलाता है। और यह क्या कहलाता है, अनुचुंबकत्व कहलाता है, पैरामैग्नेटिज्म कहलाता है, ठीक है ना। ये तो परिभाषा हो गई, जब ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या बोलेंगे हम, अनुचुंबकीय ठोस, ठीक है ना। अब इस अनुचुंबकीय ठोस की कुछ विशेषताएं भी बेटा उनको पहचानना है। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, और इसी के कारण जो थोड़ा सा दुर्बल रूप से जो आकर्षण हुआ वो इसी के कारण है, ठीक है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में यदि हमने इनको ले गया तो ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, और जैसे उस चुंबकीय क्षेत्र से हटा देंगे वो क्या कर देंगे, चुंबकीय गुण खो देते हैं, है ना। सिंपल में बात आई आप लोगों को समझ में। एक तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, और इस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। लेकिन जब से हमने इस पदार्थ को क्या रखा, चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो वहां चुंबक के भांति व्यवहार कर रहे हैं, और जैसे यहाँ से हटाया उसके बाद उन्होंने वो गुण खो दिया, माने उसमें चुंबकीय गुण नहीं रहता। और उसका उदाहरण ये है बेटा, इसके उदाहरण है, चुंबकीय गुण अस्थायी होता है, ठीक है ना। तो उदाहरण के लिए कोबाल्ट कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया,
है ना, FO गलत हो गया तो कुछ और होता है, ठीक है ना। कॉपर हो गया, Cu2 पॉजिटिव हो गया, है ना, पॉजिटिव चार्ज आएगा इसमें, है ना, Cu पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, Fe पॉजिटिव हो गया, TiO हो गया, CO हो गया। तो ये सारे के सारे क्या थे हमारे पास, ये देखेंगे तो ये थे हमारे पास कौन से अनुचुंबकीय, ठीक है ना। इनको देखूंगा मैं क्या है या फिर किस प्रकार से दिया है ना। तो ये सारे हमारे पास कौन से हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ है। यदि हम इसी में दूसरा वाला देखें तो दूसरा कौन सा हो सकता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, ये सिंपल डेफिनेशन है बेटा, आती है कभी कभी पूछ लेता है ना, कभी कभी क्या अधिकांश पूछ लेते हैं, ये छोटे छोटे टाइप की डेफिनेशन है ना। तो ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित हो रहे हो, आकृति समय की जगह प्रतिकर्षित हो रहे हो, वे प्रतिचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। उसमें तो आकर्षण हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है ना। इनमें क्या होगा बेटा, इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, ये युग्म में बनाए रहते हैं, है ना। अतः क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का प्रभाव विपरीत चक्रण दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न निरस्त कर देता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखोगे युग्मित बने दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक ने यदि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया तो दूसरे ने क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया, निरस्त कर दिया, जिसके कारण ये उदासीन हो जाता है ना, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये उदासीन हो जाता है। यह गुण प्रतिचुंबकत्व तो कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकत्व, ठीक है ना। इसमें क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे और ये क्या होगा, प्रतिकर्षित होता है, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होगा बेटा, देखो संयोजकता कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन युक्त आयन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे H है और इस पर एक माइनस है, H का परमाणु क्रमांक एक होता है ना, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया इसलिए क्या होगा, दो हो जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, तो ये दो है और जिसके कारण क्या हो गया, प्रतिचुंबकत्व हो गया, है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन इस टाइप से जाएंगे। ऐसे लिथियम में, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, इसमें आता है 1s2 2s1, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, Li प्लस दिखाया, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इसके पास भी कितने हो गए, युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसके कारण क्या हो गया, ये दोनों एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज हो गया, है ना। एक आघूर्णन धनावेशित होता है, एक ऋणावेशित होता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो एक दूसरे का आघूर्ण क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। इस कारण क्या है, ये प्रतिचुंबकीय है। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, देखो संयोजकता कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन युक्त है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन युक्त भी होते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन युक्त भी होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के क्या है, ये क्या है, प्रतिचुंबकीय ठोस है। तो एक तो हमने अनुचुंबकीय पढ़ लिया और दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, प्रतिचुंबकीय ठोस, दो ठोस रखे, है ना। अब इसमें देखो बेटा छोटे छोटे शब्द हैं, इनको तो आप लोग मैं बताऊंगा इनको, ठीक है ना, 2-3 रह गए, बस ये इतना ही रह गया इस पार्ट में, तो कुछ चीजें मैं बचा